हेलो एवरीवन। मेरा नाम अखलाक अहमद है और आपका इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि ये वीडियो का टाइटल है बीपीएससी ट्री 24 अगस्त संपूर्ण तैयारी, तो आज मैं इसमें बात करूँगा कि किस तरीके से इसमें चीज़ें होंगी। एक चीज़ ये भी है पेड एंड निःशुल्क प्रोग्राम, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं इसमें डिटेल में बात करूँगा। मैंने अभी बीपीएससी टीचर 1 की एग्ज़ाम और टीचर 2 की एग्ज़ाम, दोनों की एग्ज़ाम मैंने पास की है और दोनों में मैंने ज्वाइनिंग भी की है। तो इसमें मेरा एक्सपीरियंस है कैसे क्वेश्चंस डील करते हैं, कैसे चीज़ों को हल करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी बिंदु पे मैं चर्चा करूँगा। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हमें रेफ़र करना चाहिए वो मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। थोड़ी सी और बातें बता दूं, हमारी ये क्लास 10/1/2024 से स्टार्ट होगी जो आपके एग्ज़ाम तक चलेगी। इसके बारे में जो भी विशेषताएं हैं हम आगे देखते हैं। मैं कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो कोर्स है ये बेसिकली इतने सारे भाषाओं, इतने सारे सब्जेक्ट और इतने सारी एग्ज़ाम की इसमें कवर होगी। पहला है आपका पीआरटी जो प्राथमिक स्तर का होता है 1 to 5। दूसरा होता है 6 to 8 जिसमें एक सामाजिक विज्ञान, एक विज्ञान और एक उर्दू, ये 3 सब्जेक्ट को हम तैयार करेंगे। इसके अलावा भी इसमें अन्य भी है जैसे संस्कृत, हिंदी। तो क्योंकि संस्कृत और हिंदी में मेरी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है तो इसलिए उसकी तैयारी कराना संभव नहीं है। अगला है क्लास 9-10 के लिए इतिहास की जो स्पेशल होगी, भूगोल की, राजनीतिक विज्ञान की, अर्थशास्त्र की और उर्दू की। ठीक इसी तरीके से 11-12 में इतने सारे सब्जेक्ट की तैयारी होगी। और आप मेरा यकीन मानिए, चीज़ें अगर आप मेरे अकॉर्डिंग करते हैं तो आपकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो बात रहा कि कोर्स के बारे में क्या जानकारी है, कौन कौन से मैं विषय पढ़ाऊँगा। इसके अलावा इस कोर्स में और क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने ट्री 1 एंड ट्री 2 दोनों एग्ज़ामों को बहुत ही अच्छे मार्जिन से पास किया है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये बोलनी नहीं चाहिए बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्यों ज़रूरी है स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना, क्यों ज़रूरी है बेसिक बुक को पढ़ना, क्यों ज़रूरी है एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना। क्योंकि मैंने पहले से चीज़ें पढ़ रखी थी, तो मैं इन दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम तैयारी की थी। आप मेरा विश्वास कीजिए या ना कीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन सच यही है कि मैंने ट्री 1 के समय मिनिमम आई थिंक 10 डेज़ मैंने पढ़ी होगी। 10 दिन ही पढ़ी थी, वो भी डर से कि कहीं मेरा एग्ज़ाम ख़राब ना हो जाए। क्यों मैंने 10 दिन पढ़ी वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और ट्री 2 में मैंने जो क्लासेस ली थी, ये सेल्फ एजुकेट ग्रुप है जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें कराई जाएगी, तो वो मैंने क्लासेस ली। और उसके अलावा मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले ओनली 1 डेज़ पहले मैंने जो चीज़ें पढ़ी थी बस उतना ही करके मैं गया था। पढ़ी मतलब एक तो मैंने एक राउंड पढ़ाया सेल्फ एजुकेट ग्रुप पे और उसी चीज़ों को एक दिन पहले मैंने रिवाइज़ करी। और उसके अलावा मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था क्योंकि ट्री 1 में मेरा सिलेक्शन हो चुका था, तो स्कूल भी जानी पड़ती थी और उसके अलावा भी अदर वर्क्स भी रहते हैं ना, तो वो टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने ट्री 1 एंड ट्री 2 के बारे में आपको बताया। अब ये मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों है कि मैंने 10 दिन पढ़ी और एक दिन पढ़ी और मेरी एग्ज़ाम निकल गई। इसका मेन कारण है कि मेरा बेसिक बहुत मज़बूत है। आप कैसे भी क्वेश्चन पूछोगे तो मेरा इतना ज़रूर रहता है कि मैं 50-60% डील करूँगा, है ना। तो उसका रीज़न ये है कि मैंने बेसिक पे बहुत पकड़ बनाई है। और इसलिए ये जो कोर्स है अभी स्टार्ट इसलिए हो रही है क्योंकि आपको बेसिक पे पकड़ बनानी है। अगर आप चीज़ों को अभी पढ़ते हो तो बाद में आपको एक हफ्ता का भी टाइम मिलेगा, एक दिन का भी टाइम मिलेगा, तो आप एक दिन में कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज़ कर सको।
क्योंकि देखो ज़िंदगी है, कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई नहीं जानता ना। कभी किसी की तबीयत ख़राब हुई, कभी कोई अनहोनी हुई है ना, कुछ भी हो सकती है। ऐसा करे कभी ना ही हो, लेकिन होना कोई टाल नहीं सकता, बट हम दुआ करेंगे किसी का ना हो। तो उस परिस्थितियों में हमें क्या करना है कि हम इतने स्ट्रांग पहले से रहें, इतनी मजबूत हमारी एक बैकग्राउंड बन जाए, पृष्ठभूमि बन जाए, है ना, कि जिससे हमें बाद में अगर एक दिन का भी टाइम मिलता है तो हम पूरी सिलेबस को अच्छे से रट ले, अच्छे से समझ ले। तो ये मेन मेरा मोटिव है इस 8 महीने पहले से चीज़ों को कराने की। आपको पता है कि 24 अगस्त को एग्ज़ाम है, आज 7 अगस्त है, तो आपके पास 8 महीने 17 दिन लगभग टाइम है पूरे के पूरे। तो बेसिकली इस कोर्स में क्या क्या मैं पढ़ाऊँगा, डेफिनेटली मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा, जितने भी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है वो सारे क्लासेस में लूँगा। घटना चक्र, घटना चक्र जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं घटना चक्र की सारी मैं लाइव ही लूँगा, लाइव लूँगा, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रखूँगा, है ना। उसके अलावा एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है, विपिन चंद्रा सर की बुक है, नितिन सिंघानिया सर की बुक है। ऐसे जो मानक पुस्तकें हैं, देखो आपको बताई जाती है कि इस टीचर की ये समरी खरीद लो, है ना। वैसे मार्केट में लाखों कोचिंग के नोट्स है, खान सर के नोट्स है, ऑफिसर्स एकेडमी के नोट्स है, सचिन सर के नोट्स है, ना जाने कितने नोट्स है, उस्वाल बुक्स है, अरिहंत बुक्स है, द प्लेटफॉर्म बुक्स है। तो मैक्सिमम नंबर है इस बुक की और इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं नहीं कहता कि उन पुस्तकों की मानक स्तर कम है, बट मैं ये कहता हूँ कि वो चीज़ें जो हैं वो हर बुक से ली हुई चीज़ें हैं। तो क्यों ना हम वही चीज़ों को पढ़ें जो असल में जहाँ से ली गई, जो मेन सोर्स है, जिससे एग्ज़ाम में हमें एक बुक ही पढ़नी पड़े, ना कि हमें 10 बुक पढ़नी पड़े। क्योंकि आप जानते हो जब आप 10 जगह से चीज़ें इकट्ठा करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें सब जगह से छोड़ दी जाती है, तब जाके वो 10 एक चीज़ बनती है। तो क्यों ना हम सिर्फ 10 ही चीज़ पढ़ें, हम वो एक चीज़ को क्यों लें जो हमारे एक चीज़ में अगर लक्ष्मीकांत से कवर हो रही है। पॉलिटी की सब्जेक्ट, पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक है, तो अब हम क्यों पॉलिटी का वैसा नोट्स मार्केट से खरीदें जिसमें लक्ष्मीकांत से भी लिया हुआ है कुछ चीज़ है, कुछ डीडी बासु से भी लिया हुआ है, क्यों लें हम, है ना, जब हमें एक ही बुक से काम चल जाएगी। तो ये क्रोनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरीके से आपको लॉलीपॉप आप कह लीजिए कि दिया जाता है, सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, बट वैसा नहीं होता है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने इन पुस्तक को पढ़ा है, उन्हें पता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेस्ट सीरीज। तो कई लोग टेस्ट सीरीज ना मार्केट से जाकर ख़रीद लेते हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, है ना, ऐसे 5 टेस्ट सीरीज, 20 टेस्ट सीरीज। तो उससे क्वेश्चन आते हैं, एक दो आएंगे। अगर आप 10,000 5,000 क्वेश्चन बनाओगे तो कभी कभी किस्मत अच्छे रहे तो 20-30 भी आते हैं, नो डाउट आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बट क्या हमें उससे वो ऑथेंटिकेशन, मतलब वो समर्पण, वो सेटिस्फैक्शन हमें क्या मिलता है उन टेस्ट सीरीज लगाने के बाद? कोई कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं मिलता। तो हम वैसे चीज़ों का टेस्ट सीरीज लगाएं जिससे हमें एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि इसमें एनसीईआरटी की जो टेस्ट सीरीज हो सकती है, जो मैं खुद प्रयास करूँगा कि मैं हर सब्जेक्ट का, जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी की 6th एनसीईआरटी है, तो इससे मेरा प्रयास रहे कि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन निकल सकता है तो वो मैं सारे टेस्ट सीरीज के रूप में आपको दे दूँगा। तो आपका एक तो ये 6 क्लास की ज्योग्राफी आपने खुद पढ़ी, मैंने भी पढ़ाया, आपने खुद फिर पढ़ी, उनका नोट्स आपने बनाया, और एक राउंड आपने इसी चैप्टर का, इसी किताब का, छठी की आपने एनसीईआरटी वाली टेस्ट सीरीज लगा ली। तो इससे आपका कितना 3 राउंड सिलेबस चल रहा है। एक मेरे से आपने वीडियो में पढ़ लिया, फिर उसका आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, और थर्ड आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली। इस तरीके से जब आप चीज़ें करोगे तो आपको ना पता कितने क्वेश्चन बना लोगे, हज़ारों की संख्या में क्वेश्चन आपके बन जाएंगे 8 महीने में, और ना जाने कितनी बार रिवीजन हो जाएगी। और ये सबसे मूल तरीका है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने की। मैं आगे बात करूँगा जो टीचर 1 एंड टीचर 2 में जो एग्ज़ाम हुए थे, जो मैंने पेपर दी थी, उस पे मैं चर्चा करूँगा कि कैसे मैंने गलतियाँ की, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, तो जो मुझे क्वेश्चंस आते थे वो भी मेरे से गलत हो गए, और जो मुझे नहीं आते थे क्योंकि मेरा पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस हुआ था तो उससे वो सही भी हो गए। तो दोनों चीज़ें मैं आगे आपको बताऊँगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है ट्री 1 का 1 to 5 का, ठीक ना, ट्री 1, ओके, 1 to 5 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो
तो इसमें हम सब नहीं देखेंगे, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो लॉजिक क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसमें पूछता है कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही एक लॉजिक दे दिया कि नहीं करते हैं, तो हमें क्वेश्चन पढ़ना कितनी ज़रूरी है वो आप चीज़ समझिए। तो आपको पता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर एनर्जी, सौर सेल सोलर वाला, एंड पवन चक्की जो विंड फ्लो होती है ना। तो ये आपको लॉजिकल क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि कार्बन उत्सर्जन होते कैसे। कार्बन उत्सर्जन जब कोई चीज़ रासायनिक पदार्थ का केमिकल फॉर्म में जब उसका एनर्जी रिलीज होता है, उसका ऊर्जा जब बाहर आता है तो उसे कार्बन उत्सर्जन होते हैं, है ना। जैसे पेट्रोल की गाड़ी से, डीजल की गाड़ी से, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो आपको पता है कि ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी है। मतलब जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिसको हम एक अदर रिसोर्स से नेचुरल फॉर्म में ग्रहण करके हम उसे रिलीज कर सकते हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर उपयुक्त एक से अधिक है। और ये मैंने अभी तक इसके आंसर देखे ही नहीं, बस ये मैं बता रहा हूँ। ये एग्ज़ाम के 4 महीने हो गए ना, 3-4 महीने मैंने कुछ नहीं देखा। और ये आपको सीधे एनसीईआरटी की किताब में मिलेगी। ये भी वाले सेम लाइन आहार श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर पे मौजूद होते हैं डैश। इस सेम लाइन आप एनसीईआरटी की देखोगे क्लास 10 की, तो उसमें मिल जाएगी। अभी क्योंकि मेरा जॉब हो गया तो मैं दूसरे जगह हूँ, तो मैंने एनसीईआरटी की बुक लाई नहीं यहाँ पे, नहीं तो मैं उसमें लाइन बाय लाइन देखा था। ये भी जो क्वेश्चन है आपका, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रीलंका को डैश कहा जाता है। ये भी आपकी एनसीईआरटी की क्लास 10 की बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। सेम लाइन, कहीं कोई चीज़ नहीं करना। गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है पारिस्थितिकी तंत्र में, यहाँ भी नहीं है। ये भी सेम लाइन आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी। सेम लाइन, आपको कोई चेंज नहीं करना। उसका तीसरा क्वेश्चन है, इसका देख लो, 7वां देख लो, 8वां देख लो, चौथा देख लो। ये जितने क्वेश्चन है ना, इस सेम लाइन आपको मैं गारंटी कहता हूँ, सेम लाइन। मैं अभी यहाँ पे रिसोर्स बता दे रहा हूँ, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस, ये देखिएगा। ये आपको सेम लाइन, ये जितने क्वेश्चन अभी तक 8 क्वेश्चन हमने देखे, सेम लाइन आपको यहाँ से ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, खास करके इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, ये सारे के सारे एनसीईआरटी। 14वां क्वेश्चन भी। इसके बाद ये आपका जो 10वां क्वेश्चन है, ये देखो फिर लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। वहन मतलब कोई चीज़ ग्रहण करना, है ना, कोई चीज़ गेट पाना, है ना। तो इस तरीके से तो लॉजिकल क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको अपना लॉजिक लगाना है, और ये लॉजिक कब लगेगा, जब हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे, हमारी बेसिक मजबूत होगी। इसमें कुछ चीज़ें ज्योग्राफी की है, एक ही क्वेश्चन में देखना आप। कुछ चीज़ें इकोनॉमिक्स से है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन में 2 सब्जेक्ट का मिलन है। और ये कब संभव होगा आंसर देने में, जब आपको 2 सब्जेक्ट की पकड़ होगी। 14वां क्वेश्चन, ये भी आपकी एनसीईआरटी क्लास 10 में मिल जाएगी। ये आपका 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की क्लास 12 में मिलेगी। ये 11वां क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सारी क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिला ली है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 15वां क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10 में मिल जाएगी। 16वां क्वेश्चन भी क्लास 10 में मिल जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी जो, इसका 12वां क्वेश्चन जो है, ये भी क्लास 10 में मिल जाएगी। इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये सब मैथ के क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग, तो ये सब नहीं देखेंगे। इसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। ये देखो, ये भी जो है ना 49वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी क्लास 9th में मिल जाएंगे। क्लास 9th की एनसीईआरटी उठाओगे तो ये वाले क्वेश्चन मिल जाएगी एनसीईआरटी 9। कोलीफॉर्म क्या होता है, तो ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा। विद्युत विभव, ये क्लास 9 में मिल जाएगी। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, ये भी आपको क्लास 10th में मिलेगी, ये वाला 50 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र क्लास 9 में मिलेगी। इमली का कौन सा अम्ल होता है, ये क्लास 10 में मिलेगी। तो इस तरीके से आप देखते जाओ पीएच 7 वाला। तो आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि कैसे बेसिक चीज़ पढ़नी ज़रूरी है। ये भी 60 नंबर भी क्लास 9 में मिल जाएगी। तो मैं एक आपको बता रहा हूँ, माता पिता से, तो कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है माता पिता से। तो ये मैंने आपको बेसिक्स आइडिया दिया। और हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है,
बाढ़ को रोकने के लिए एक और देख लो आप, ये अब यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम से नहीं मिलेगी, ये आपको लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको लॉजिक लगाना हो कि अच्छा बाढ़ रोकने के लिए क्या उत्तम है। इसके लिए मैं एक चैप्टर पढ़ा दूंगा डिजास्टर मैनेजमेंट पे, जिससे आपको बाढ़, सुखाड़, है ना, वाताग्र, इस तरीके से जितने साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, तो उस तरीके कैसे हो सकते, तो इसका मैं लॉजिक वे में आपको बता दूंगा। इसके अलावा कुछ और देखते हैं। अब आते हैं हम करेंट अफेयर के सेक्शन पे। करेंट अफेयर में अराउंड 10 क्वेश्चन पूछे गए और सारे के सारे क्वेश्चन न्यूज़पेपर से थे। न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, तो आप न्यूज़पेपर स्टार्ट कीजिएगा। नहीं भी कीजिएगा तो मैं मंथली, क्योंकि 8 महीने मेरे पास टाइम है, तो ये मंथली कवर कराना ईजी है। तो मैं आपका आराम से 15 महीने का मंथली न्यूज़पेपर से, जो न्यूज़पेपर में करेंट आते हैं। बाकी मार्केट की दुनिया में बहुत सारी बुक है, एडुटेरिया, स्पीडी, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, बहुत बुक है। किसी से क्वेश्चन एक भी नहीं आए थे 10 में। अब इक्का दुक्का आ गया तो उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे ट्विटर के मुख्य सीईओ कौन है, तो सब जानते थे, तो इसके बारे में क्या कहना। अब जो सब जानते वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो सब नहीं जानते हैं तो वो कहाँ से आप कवर करेंगे, तो वो न्यूज़पेपर से, जो मैं आपको करवा दूंगा। बहुत ईजी क्वेश्चंस थे। भारत की जनगणना की कितनी लॉजिकल क्वेश्चन है, एकदम फैक्ट डाटा पूछा है। महिला साक्षरता क्या थी बिहार की, और देखो इसमें से कोई सही नहीं, तो आपको पता है ना कितना डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ये देखो वास्तुकार का नाम कहीं भी कोई मैगजीन में नहीं था, ये सिर्फ न्यूज़पेपर में था। तो इस तरीके से क्वेश्चन है केबल टेबल वाला। उसके बाद हम आ जाते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन में। हिस्ट्री से क्वेश्चन कहाँ पूछते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये देखो आप, ये वाला क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। दुनिया के कोई भी किताब उठाओगे ना तो उसमें ये वाली क्वेश्चन मिल जाएगी। ये वाली क्वेश्चन टफ थी। ये क्वेश्चन आपको जल्दी मार्केट की किताब में नहीं मिलेगी। ये क्वेश्चन कहाँ से था, इरविन का क्वेश्चन, इसका सही उत्तर इरविन है। तो ये क्वेश्चन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो जीवनी है, जिन्होंने उन्होंने लिखा बापू इन चंपारण में, इसकी जिक्र मिलती है कि इरविन नाम का जो था उसने गांधी जी को पहले ज्ञात प्रयास किया था। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी जो बुक हैं जो मार्केट में आती नहीं है, लेकिन वो रिसोर्सेज कहेंगे कि इससे आता है, इससे क्वेश्चन आता है, नहीं, वो सब चीज़ें हिडन चीज़ें हैं जो मैं आपको, क्योंकि मैंने इस फील्ड में बहुत साल गुजारी है, ठीक है ना, तो मुझे आइडिया है कि चीज़ें आती कहाँ से, नहीं आती है, क्या पढ़नी है, क्या छोड़नी है। ये देखो 75 क्वेश्चन, ये भी आपको कहाँ से, न्यूज़पेपर से होंगे। तो ये करेंट अफेयर वाला सेक्शन है। ये वाला मुझे भी नहीं पता था, 84 वाला क्वेश्चन। ये वाला 81 वाला क्वेश्चन, ये तो आपके 6th क्लास के ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये सीखना पड़ेगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वाला नागपुर क्षेत्र का मुंडा और स्थल, ये तो कहीं नहीं मिलता, नो डाउट, ये क्वेश्चन कहीं नहीं था, कहीं नहीं था। महासागर, ये आपका ज्योग्राफी का है, ये 6 या 7 क्लास की ज्योग्राफी में मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैं बता दिया। ये देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन था, ये डीप क्वेश्चन था, इजी था बट डीप था। जायद खेती सब आते हैं, है ना। तो मल्चिंग शब्द की व्याख्या क्या करता है, ये सब कुछ कीवर्ड, ये भी न्यूज़पेपर का कटिंग है, करेंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बेसिक्स आइडिया दिया। भूकंप के संदर्भ में देखो, भूकंप के संदर्भ में कौन शब्द है, तो ये आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, और नहीं तो आपको डिटेल जानकारी होना चाहिए। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से बता दिया कि चीज़ें होती कैसे है। ये देख लो आप, महिला शब्द कौन सी जो वेवद महिला के रूप में विख्यात है, ये भी न्यूज़पेपर से क्वेश्चन है। ये जो आपकी क्वेश्चन है, ये भले हिस्ट्री के क्वेश्चन है बट ये न्यूज़पेपर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर से आते हैं, वो आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। ये वाला क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता था। श्रम मंत्री, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में आते हैं। ये हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन इजी थे, ठीक ना, पूरे क्वेश्चन इजी थे। ये वाला टफ क्वेश्चन था, इसका अप्रैल आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको एक ओवर भी बता दी, बाकी उतने टफ है नहीं, ये सब चीज़ें आप आराम से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, नो डाउट। हिस्ट्री वगैरह बहुत इजी क्वेश्चंस थे।
संविधान के क्वेश्चन भी ठीक थे बट थोड़ा टफ कह सकते हो। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हमें चीज़ें पता होती है, ये सब चीज़ें टफ है, ये सब उतनी आसान नहीं है। 110 से जो सब क्वेश्चन हो रहा है ये सब टफ क्वेश्चन थे। आपको लग रहा होगा इजी, जैसे मैंने जो बोला कि इजी है तो इसका मतलब नहीं कि पूरी इजी थी। इजी किसके लिए थी? जिन्होंने अपना बेसिक मजबूत किया है। इजी उनके लिए नहीं थी जिन्होंने 1 महीना पढ़ा। वो तो पढ़ेंगे क्या कि गांधी जी के गुरु जी का नाम क्या था, ख़त्म। लेकिन वो क्या जानेंगे गांधी जी किन से प्रभावित थे? वो लेनिन से भी प्रभावित थे। तो गुरु और प्रभावित में 2 क्वेश्चन आपको अंतर दिखा? एक ही चीज़ है, एक उनके गुरु कौन थे और एक वो प्रभावित किन से थे। तो अगर जो नहीं जानता है तो वो समझ लेगा कि गुरु से प्रभावित थे। तो ये चीज़ें हैं ना, यही होता है बेसिक। और ये बेसिक मजबूत जब एक बार हो जाएगी तो क्वेश्चन का लेवल कितना भी हाई हो, कितना भी, आप 70 से 80 क्वेश्चन 120 में बनाने में रहेंगे। यानी मैं हमेशा कहता हूँ कोई कितना भी मजबूत रहे ना, 60% से प्लस जाने में उसकी स्थिति खराब हो जाती है। बहुत ही कम लोग हैं जो 80% क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्यों ना उनको 100% क्वेश्चन आते हो, लेकिन फिर भी वो गड़बड़ कर देंगे। इसका मैं एक उदाहरण, अब मैं टीचर 2 वाला आपका क्वेश्चन दिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊँगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जैसे ये रासायनिक सूत्र किसका, ये मुझे नहीं पता था इसका आंसर क्या है, लेकिन मैंने इसको बहुत बार प्रैक्टिस किया है इन सब केमिस्ट्री के फार्मूलों को। तो मुझे पता था कि रेत का फार्मूला तो नहीं है, मोनोजाइट का नहीं है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, चीनी मिट्टी या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मैंने चीनी मिट्टी के साथ गया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि यार ये लिया जा सकता है रिस्क, है ना। तो ये मेरी सही हो गई थी। अब ये देखो कि डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है? न्यूज़पेपर से। और मुझे इसमें पता नहीं था कि कहाँ से, मुझे सिर्फ पता था कि वाराणसी से हुई थी, और ये इन दोनों का मुझे पता नहीं था। बाद में पता चला कि इसमें एक से ज़्यादा में नहीं हुई थी। ये मेरा गलत हो गया, इसका सिर्फ आंसर शायद रायपुर होगी। तो कितना लॉजिक और कितना डीप क्वेश्चन है, देखने में कितना आसान लग रहा है लेकिन कितना डीप क्वेश्चन है। ये सब करेंट वाला इस बार इजी क्वेश्चन था, जिसने भी पढ़ी मतलब हाँ क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर, तो उसके ये सब बन गए होंगे। मैं कहता हूँ ना कि अब एग्ज़ाम का पैटर्न बुक से नहीं हो रहा, अब ना एक ओवरऑल गेम बन रही है जिसमें सभी लोग अगर इक्वल भी प्रिपरेशन करेंगे तो उन सभी का चांसेस सेम रहेगा। ये क्वेश्चन देखो, ये सब कहीं रूबेला का सफल उन्मूलन की घोषणा कहाँ हुई थी, किसी को नहीं पता। बट क्योंकि न्यूज़पेपर जिसने पढ़ी उसे ट्रिक था कि क्यूबा तो नहीं होगा। इस तरीके से 50-50 करके मैंने, अब देखो मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए। पहले मैंने क्या की, पहले मैंने यहाँ पे मार्क की, फिर मुझे अगर आता है तो मैंने टिक मारी, नहीं आता तो मैंने 50-50 लेके चलो मार देते। किस राज्य में अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो ये सब देखो, तो मैप का क्वेश्चन है। देखो मैप का बहुत टफ क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी किसकी है। युवा वलित पर्वत कौन नहीं है? इसमें से एक से ज़्यादा सही है, ठीक है ना। मैंने गलत से, मुझे फार्मूला पता था UR हिमालय, ठीक ना, मुझे फार्मूला पता था, इसके बावजूद मुझे ये क्वेश्चन गलत हो गए। तो मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ें हड़बड़ाहट में गलत भी हो जाती। मुझे पता था कि एंडीज़ होगा, हिमालय होगा, बट फिर भी मैंने यहाँ पे अरावली मान दी, क्योंकि ये अरावली नहीं और अल्पेशियन भी नहीं, ये सिर्फ एंडीज युवा पलीद। तो एक से अधिक इसका सही होगा। तो एग्ज़ाम हॉल में हमें ना कितना भी कॉन्फिडेंस में रहे, कितना भी हमें ट्रिक याद रहे, बट हड़बड़ाहट में कुछ क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। तो वो सब भी हमें ही लेकर चलना पड़ेगा। G21 की मेज़बानी करेगी, ये भी न्यूज़पेपर से था, है ना, ब्राज़ील करेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप देखो, न्यून हिमरेखा कहाँ होती है। अब मैंने यहाँ पे क्या की, मैंने हिम नहीं पढ़ा, ठीक है, और मैंने भू मध्य रेखी सागर कर दी, हिम न्यून। अब क्योंकि मैं अगर इसका इंग्लिश पढ़ता मिनिमम कोल्ड, मुझे बाद में एहसास हुआ कि कैसे मेरी क्वेश्चन गलती, आप सीखोगे कैसे गलत हो जाती है। कितना ज़रूरी है एकदम बारीकी पढ़ना। न्यून हिम मतलब एकदम निचले स्तर पे हिम चला जाता है, मतलब एकदम शून्य स्तर पे, तो वो कहाँ जाएगा, हिमालयी क्षेत्र में जाएगा ना। और मैंने भूमध्य सागरीय क्षेत्र मार दी, मुझे लगा कि न्यून हिम का मतलब हिम सबसे कम कहाँ हो, तो मैं वहाँ पे सबसे कम और सबसे ज़्यादा का अंतर नहीं समझ पाया। यहाँ पे इस क्वेश्चन का डिमांड था कि न्यून हिम मतलब 0 डिग्री से नीचे। तो आप क्वेश्चन का लेवल देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, देखने में कितना इजी लगता है। बस एक वर्ड के गेम में मैंने इस क्वेश्चन को गलत कर दी, बताइए।
तो ये सब चीज़ें में जो मुझसे गलतियाँ हो रही वो मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे ही आप देखते जाओ, आप कुछ क्वेश्चन देखते जाओ। ये आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, प्योर एनसीईआरटी का सेम लाइन उठाया हुआ। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते। ये देखो लग रहा है ना इजी, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आई थिंक कर्नाटक था, मुझे नहीं पता है इसका आंसर। नहीं पाए जाते। तो कितना टफ क्वेश्चन है कि आपको मैप पे काम करना पड़ेगा। आपको एनसीईआरटी में जो मैप दी हुई है, कहाँ से जंगल कहाँ पे है, कितना वहाँ पे कौन सा कांटेदार पाया जाता है या फिर शुष्क जंगल पाई जाती है, तो वो मैप पे आपको देखना पड़ेगा। और कितना डीप क्वेश्चन है ये, बहुत डीप क्वेश्चन है। पूना समझौता वाला, ये देखिए क्वेश्चन डेट ही पूछ दिया, तो कुछ डेट भी याद रखना ज़रूरी है। संथाल विद्रोह में, अब संथाल विद्रोह में देखिए इसका आंसर कोई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो नहीं पढ़ के गए होंगे, तीनों में से कोई एक में तो टिक ज़रूर लगा दे होंगे, या तो यशवंत सिन्हा, शाहजानंद राजकुमार। तो इस तरीके से आपको कितना डिटेल में पढ़ के जाना है एक एक टॉपिक को, ये मैं बता रहा हूँ। कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी 5 मार्च 1931 के आसपास। तो अब देखो यहाँ पे पूना समझौता पूछ रहा है, यहीं पे क्या पूछ रहा है, घटना। तो ये चीज़ें कैसे चेंज कर रही है। और मैं भी यहाँ पे गलत मार दिया, गोलमेज सम्मेलन, आंसर इसका गांधी इरविन समझौता दिया हुआ था। तो वर्ड मतलब हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट को भी फैक्ट याद करना पड़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट तो चाहिए डीप, और साथ में फैक्ट भी चाहिए। मतलब आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते हो अगर आपको पास करना है तो, नहीं तो 1 नंबर से आप बाहर हो जाइएगा। ये देखिए किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का विषय बना। अब अगर कोई पढ़ के नहीं जाएगा तो पटना मार के आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर कोई पढ़ के जाए तो पता है कि ये सब है ही नहीं, तो लखनऊ में था। बिहार यूथ लीग का गठन, मुझे नहीं पता था कि इसका आंसर क्या होगा, बट मुझे इतना पता था कि बिहार यूथ लीग की बात हो रही। और यूथ का दौर कब चल रहा था, जब भगत सिंह, लॉजिक समझो, भगत सिंह वगैरह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो 1940 में थे, भगत सिंह नहीं थे, ठीक है। तो ये तो होता ही नहीं। 1930 के समय में वो दौर था जब क्या हो रहा था कि बहुत से क्रांतिकारी है, तो हमें पता था कि खुदीराम बोस, वो तो बिहार यूथ लीग से थे नहीं, भगत सिंह नहीं थे। तो ये सब डेट कन्फ्यूजिंग डेट है, तो मैं 1928 के साथ गया और ये सही होगा। तो अब लॉजिक देखो, लॉजिक आप कब लगा पाओगे, जब आपको डीप नॉलेज होगा, फैक्चुअल नॉलेज होगा। तब एग्ज़ाम की डिमांड दोनों तरफ से हो रही है। ये सब मेरा सही था। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मेरा इसलिए गलत हो गया क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं की थी। मैं बोला ना एक दिन पहले एग्ज़ाम से, नहीं तो मुझे इसका बिपिन बिहारी वर्मा मेरी नोट्स में लिखी हुई चीज़ है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, अब मुझे झूठ बोलने से क्या ही मिलेगा। ये मेरी बिपिन बिहारी वर्मा एग्ज़ाम में लिखी हुई थी, फिर भी मैं कंफ्यूज हो गया कि ये होगा कि ये होगा, और मैं इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो कितना मस्ट है चीज़ों को बार बार रिवीजन करना। आंसर पता हुए भी आप भूल जा रहे हो, ठीक है। तो ये मैं पास कर गया अच्छे मार्क्स से, सही है। लेकिन मेरा अगर नंबर, अगर जो चीज़ें मैंने नोट्स में लिखी कम से कम वो सही हो जाता तो मेरी कॉन्फिडेंस लेवल और हाई रहती। तो इस तरीके से आप समझो, ये मतलब मैथ के क्वेश्चन है। मैथ में मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ, मैथ का मैं लेक्चर प्रोवाइड करवा दूँगा। ये सब देखो, हिस्ट्री के बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन थे। जैसे राजस्व प्रणाली लागू की गई, तीनों लागू की गई थी। जो नहीं पढ़े होंगे कोई एक में मार के आ जाएंगे, डेफिनेटली कोई भी एक में मार के आ जाएंगे। ये देखो सफा हर आंदोलन किस जाति, ये देखिए संथाल से था। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरी नोट्स में लिखी हुई थी संथाल से कि भागीरथ मांझी सवार आंदोलन किए और वो संथाल जनजाति से थे। मेरी नोट्स में लिखी हुई चीज़ है, और फिर भी क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं की, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया, और ये क्या हुआ कि मैंने चुआर मार दी और ये क्वेश्चन मेरी गलत हो गई। तो अभी मैंने बताया ना कि 3-4 जो मैंने लिखी हुई थी, जो चीज़ मैंने पढ़ी हुई थी लेकिन रिवीजन नहीं की, तो वो गलत हुई। तो कितना ज़रूरी है चीज़ों को साथ में करना। ये देखो ये क्वेश्चन है, ये मेरे अपने क्वेश्चन में उसको स्कैन किया हूँ कि लेनिन के द्वारा मांग की गई जो अप्रिल थीसिस कहलाती थी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आई थिंक कोचिंग वाले तो पढ़ाते नहीं है। ये मैंने पढ़ी हुई है वर्ल्ड हिस्ट्री में, इसलिए मुझे पता था। भूमि स्थानीयकरण, राष्ट्रीयकरण, विश्व समाजकरण तीनों थे, ठीक है। तो ये मेरा सही हुआ, क्यों हुआ, आप देखो कैसे मैंने वर्ड को समझा। मैंने वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, किस तरीके से मैंने क्वेश्चन बनाई थी वहाँ पे, है ना। लेनिन था, अप्रिल थीसिस, ये सब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, डोंट वरी आप।
इस तरीके से क्वेश्चन आप देखते जाओ, बहुत सारी है। नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण क्या है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन मेरे नोट्स में थे, तीनों ऑप्शन। हासिल उद्योग के पतन, अब देखो यहाँ पे दमनकारी है, अत्यधिक कर है, मशीन निर्मित वस्तु। तो ये कब बना पाओगे, जब आपको हिस्ट्री का डिटेल नॉलेज होगा। लग रहा है इजी बट टफ है। इसी तरीके से आप देखते जाओ, देख लो मेरे सही है मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी मेरा अपना है। मैं ऐसे ही करते जा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, नहीं तो आपको मैं इसका PDF भेज दूँगा जब क्लासेज स्टार्ट होगी। तो पॉलिटी में देख लो, सारे के सारे पॉलिटी के क्वेश्चन थे एम लक्ष्मीकांत से, और कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, नो डाउट कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। तो उसको हम लोग इस बार प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे से गलती हुई तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि आपके साथ गलती हो, है ना। ये सब देख लो, ये कैसे मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाई कि कौन से भारतीय संशोधन में सम्मिलित होता है, तो सारा होता है। संशोधन संसद पास करता है, न्यायपालिका समीक्षा करती है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर। तो मेरे कब सही हुए, क्योंकि मुझे तीनों के बारे में नॉलेज था, संसद के बारे में भी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में भी, राष्ट्रपति राज्यपाल के बारे में भी, तो इसलिए मेरे सही हुए। तो इसलिए ज़रूरी है ना कि आप ऊपरी ज्ञान लेकर नहीं पढ़ सकते हो। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ। मैं पूरे इसमें एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन देखो कैसे होते हैं। यहाँ पे देखो किस तरीके से कथन सही है 1990 के पश्चात गठबंधन सरकार का। तो ये मैं एक आपको हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी भी बता दूंगा, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से आप देखते जाइए कुछ चीज़ें। और मैक्सिमम मेरे पॉलिटी और हिस्ट्री में सही थे, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाली क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन का आंसर भी मुझे पता था कि कौन से संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे, ठीक है। बट इसमें मैंने क्या की कि मैंने हड़बड़ाहट में कह लो या मैंने रिवीजन नहीं की, इसलिए मुझे याद था कि एम के मैंने ऑप्शन बनाए हुए थे, MK अम्बेडकर, ठीक है ना, कि अम्बेडकर अध्यक्ष थे और 2 उपाध्यक्ष थे। MK से मैंने एक दूसरा था M कृष्णमाचारी ऐसे करके थे, और के से ऐसे करके मतलब कुछ बनाए थे, मतलब मुखर्जी और कृष्णमैयर ऐसे करके मैंने बनाए थे वो ट्रिक। बट मैंने यहाँ पे क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं की, इसलिए मैंने एक से अधिक मार दी, लेकिन इसका सही सिर्फ SC मुखर्जी, ये दोनों थे ही नहीं। SC मुखर्जी और एक अय्यर या अयंगर करके थे। तो आप देखोगे रिवीजन करना भी कितना ज़रूरी है, नहीं तो ये मेरा अभी तक मैंने बताया ना कि 6-7 क्वेश्चन जो मेरे नोट्स में लिखे हुए गलत हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं की, मुझे टाइम नहीं मिला, या मुझे कह लो मेरे ओवर कॉन्फिडेंस, तीनों चीज़ें हैं। और एक चीज़ और मैंने बताया कि कैसे मैंने सिर्फ 2 दिन रिवीजन की, एक दिन जो मैंने क्लासेस ले ली उसके बाद एग्ज़ाम से एक दिन पहले, और जो मैंने क्लासेस ली वो सब जो था सो था, उसका मैंने कोई रिवीजन नहीं किया, जो पढ़ाया बस। तो आई होप कि ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। और मैं एक चीज़ और बता दूं अंत में कि अभी तक जो हमारा ग्रुप चल रहा था, सेल्फ एजुकेट ग्रुप, जो मैंने बताया, वो जो लोग ज्वाइन होंगे मैं उन्हें वो लिंक दे दूंगा। अभी तक 7 लोग बन चुके हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जब आप ग्रुप में आओगे तो उनकी जब इच्छा होगी तो मैं इंटरेक्शन करवा दूँगा, क्योंकि मेरा इसका मोटिव है ही नहीं कि मैं किसी का नाम लूँ। एक और चीज़, यहाँ पे PRT का मैं फ़ीस 0 है, ठीक है ना। प्राइमरी वाले के लिए कोई फ़ीस नहीं है, 0, बस उन्हें पढ़ना है, ठीक है, बस पढ़ना है। मैं नहीं चाहता किसी से पैसे लेना, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है चीज़ें कैसे होती हैं। प्राइमरी टीचर के लिए मैंने लिख दी है, बट ये 1 रुपया भी नहीं है, 0 फीस है। बस आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए, और जो टारगेट मिला आप उसे कीजिए। नो डाउट कहीं छोड़ूंगा नहीं आपको। उसका 6, 8, 9, 10 और 11, 12 इसकी फ़ीस मैंने 3500 रखे हैं, और ये हम लेंगे फ़ीस, इसलिए फ़ीस इसको लेंगे। और ये मेरा पर्सनल पॉकेट में पैसे नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये भी मैं नहीं बताऊंगा। बस इतना जानिए कि ये मैं पैसे लूँगा और इसका यूज़ कहीं अच्छे जगह ही होगी, क्योंकि जो भी लोग 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की तैयारी करेंगे वो या तो जॉब में होंगे, या तो वो मतलब कोई ठीक ठाक जगह होंगे। अगर उसके बावजूद अगर उनकी परिस्थिति सही नहीं होगी तो मैं विचार करूँगा कि उनसे फ़ीस ना लूँ या कम लो, है ना, दोनों ऑप्शन रहेगा। बट ये रहेगा, बट प्राइमरी की कोई फ़ीस नहीं रहेगी, ठीक है। अब आगे बात रही कि कांटेक्ट कैसे होंगे, कैसे क्लासेस चलेगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ।
क्लासेस का जो फॉर्मेट रहेगा वो आपका लाइव भी रहेगा, ओके, एंड रिकॉर्डेड दोनों रहेगी, क्योंकि मैं भी जॉब में हूँ तो मुझे टाइम मिलेगा। बट इतना कहूँगा कि कहीं कोई चीज़ें छूटेगी नहीं, लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेंगी। टेस्ट सीरीज हर संडे को होगा, हर संडे को, उसमें कोई कोताही नहीं, हर संडे को टेस्ट सीरीज होगी। उसके अलावा समय समय पे हम संडे को टेस्ट सीरीज के साथ साथ लाइव डिस्कशन भी रखेंगे, और उस डिस्कशन में किसको क्या प्रॉब्लम है वो उस पर हम चर्चा करेंगे। अब बात रहेगी कांटेक्ट कैसे होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। मैसेज क्या करना है, आप अपना नेम लिखिएगा, है ना, आप अपना वीक पोर्शन यानी आपका जो कमज़ोर है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका कोई टॉपिक हो, ठीक है, वो लिखिएगा। इससे मुझे आइडिया रहेगा कि चलो इस इंसान का ये सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उसमें मैं ज़्यादा फोकस करूँ। एक आप स्ट्रॉन्ग यानी अपना मजबूत क्षेत्र बताइएगा कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है या कौन कौन सा टॉपिक, ठीक है। ये 3 चीज़ें हुई, और साथ में आप अपना एक आधार कार्ड का फ़ोटो भेज दीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कम से कम मुझे लगे कि कोई जेन्युइन लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने 2 बैच मैंने पढ़ाई, ट्री 1 एंड ट्री 2 में। मैंने कोशिश की बहुत सी चीज़ें करने की, बट बच्चे सीरियस नहीं थे। और ट्री 2 में भी 3 लोग जो रेगुलर थे, उन 3 लोगों में 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है आउट ऑफ 3। सिर्फ 3 ही लोग सीरियस थे और 3 ही लोग रेगुलर क्लासेस लेते थे, डाउट क्लास लेते थे, तो उनका सिलेक्शन हुआ। एंड ट्री 1 में मुझे मिला के 5 लोगों का, ठीक ना, तो टोटल 7 लोग ट्री 1 एंड ट्रू 2 मिला के हुए हैं सिलेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा है, आप आधार कार्ड भेजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हमारी क्लासेस पहले चली थी, आगे दूसरे फॉर्मेट में चलेगी, बट जो पहले मैंने चीज़ें करवाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक चीज़ और मैं बता दूँ, ट्राई कीजिएगा इस नंबर पे आप अपना डिटेल व्हाट्सअप कर दीजिए, पैसा पेड करके आप उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजिएगा। कॉल जब आपको अति आवश्यक लगे ना तभी कीजिएगा, जब आपको लगे कि नहीं नहीं मेरा हो रहा है, नहीं तो आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे भैया मैसेज कर दीजिए, मुझे कॉल कीजिए, तो मैं आपको डेफिनेटली कॉल कर लूँगा आपके नंबर पे, ठीक है। अब मैं वो क्लासेस का शेड्यूल दिखा देता हूँ, जो मैंने ट्री 1 एंड ट्री 2 में करवाई थी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 10 दिसंबर के ऊपर से, जहाँ से एग्ज़ाम 9 दिसंबर को हुआ था 6 to 8 की सोशल साइंस की। तो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको चीज़ें। ये क्लासेस जो चली एनवायरनमेंट की, इकोनॉमिक्स की, मॉडर्न हिस्ट्री की जो लास्ट पार्ट थी वो थी, ज्योग्राफी की, उसका जितने भी बिहार स्पेशल जितने भी लोकेशन है, जितने भी चीज़ें हैं वो सारी, न्यूज़पेपर जो ज़रूरी है, जो एडिटोरिया का पार्ट ज़रूरी था वो मैंने भेज दिए थे, ज्योग्राफी के जो पहले के पोर्शन थे वो सब हैं। उसके बाद जितने भी करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे, जो मुझे लगा कि टॉपिक वाइज ज़रूरी है, तो वो मैंने करवाए, तो वो है। अब कोई चीज़ें जो मुझसे अच्छी है तो उसे कराने में क्या दिक्कत है ना। जो न्यूज़पेपर की है वो न्यूज़पेपर से, और जो जनरल ज़रूरी चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर के बाहर है वो सब कुछ मैंने ऑडियो फॉर्म में डाले थे। मॉडर्न हिस्ट्री के ये है, ये सब करेंट अफेयर का शेड्यूल था। ये फिजिक्स की क्लासेज है, ये हमारी पॉलिटी की थी, ये मेरे कुछ नोट्स मैंने शेयर की थी। फिर करेंट अफेयर शेड्यूल वाइज था ना, 3-4 महीने की थी। ये आपका बायोलॉजी का क्लासेज है, वार्म्स एंड कोल, रुधिर प्रसंचरण, माता पिता की ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड। ये गांधी जी के बारे में एक विस्तार पूर्वक जो डिस्कशन था वो था। प्राचीन इतिहास भी मैंने पढ़ाई थी, गुप्ता काल, बौचनी मैंने ऑडियो फॉर्मेट में बताई थी, नोट्स भी मैंने भेजे थे। मिडाइवल हिस्ट्री का भी मैंने भेजे थे वीडियो, और भी बहुत सारी चीज़ें समय समय पे जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं उसके थे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने करवाई है। ऊपर में भी ये टेस्ट सीरीज़ की कॉपी है, नोट्स है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें चली है, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि चीज़ें कैसे हो रही है इस ग्रुप में। तो आप इस तरीके से चीज़ें कीजिए कंप्लीट, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं ये बात आपको बता देता हूँ कि कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पढ़ाई कीजिए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, आप मेरी बातों को सुने इसके लिए।
आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैंने बता दी है कि पीआरटी के लिए कोई फ़ीस नहीं है, 0, बट बाकी लोगों के लिए 3500 है, ठीक है। इसमें भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, सॉरी, तो मैं उस पर डिसाइड करूँगा कि कम करना है कि नहीं करना है या 0 करना है, वो मैं करूँगा, बट इसका फीस मैंडेटरी है, 3500 लगेंगे। मैंने पहले ही बोला कि इसकी ज़रूरत नहीं मुझे इस फीस की है, और नहीं मुझे मतलब ये कहाँ यूज होगी, क्यों होगी, ये मैं नहीं बताऊँगा, बट इतना जानिए कि कहीं अच्छे जगह ही इन पैसों की यूज होगी। जो हम जैसे गुज़रे हैं जिन दिनों से, उन दिनों से जो गुज़र रहे हैं उनके ही लिए ये सब चीज़ें यूज होगी। बाकी पुण्य आदमी को छुपा के करना चाहिए। जिस तरीके से पाप करने से आदमी डरता है, उस तरीके से पुण्य करे तो उसे डर रहे कि ये दिखावा ना हो, ठीक है। तो आप इस पर मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 10 तारीख से।